नमस्कार दोस्तों, UIS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से मैं अभिषेक सिंह राजपूत स्वागत करता हूं। हम लोग जियोग्राफी को मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे और इसी सीक्वेंस में हमने भारत के माउंटेन रेंजेस के बारे में, भारत की चट्टानों के बारे में, भारत की पूरी फिजियोग्राफी के बारे में जाना, सीखा। और लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया वो हमारे देश की जो पठार हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई की। आज की क्लास जो लेक्चर नंबर 17 है वो एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानना है। हम सभी को पता है भारत में या विश्व में नदियां अपने सराउंडिंग में ही सारी चीजों का विकास करती हैं और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के लास्ट में हम वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत की किन प्रमुख नदियों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, क्या इंडेक्स हमारा है, किन चीज़ों के बारे में जानेंगे और जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई उन नदियों के साथ में विकसित हुई, उसके क्या कारण रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। लेकिन वो रिवर सीरीज के सबसे लास्ट में अभी हमारे सामने जो मुद्दा है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। हम भारत की जो प्रमुख नदियों का श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदी, महानदी और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी, नर्मदा और उसकी सहायक नदी, गोदावरी उसकी सहायक नदी, कृष्णा और कावेरी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे और मैप के बारे में, मैप के थ्रू उनको जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के मैप में कहाँ से कहाँ तक उनका कैचमेंट एरिया पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। यदि नदियों के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो सुमित स्टडी पॉइंट पर हमने बहुत डिटेल में नदियों के बारे में पढ़ा रखा है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, जल संभरण क्षेत्र क्या होता है, विभाजक रेखा क्या होती है, इन सब के बारे में आप वहां जान सकते हैं। यहां बेसिकली हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहली नदी के बारे में, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में यदि मैं बात करूं तो सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जल निकासी प्रणालियों में से एक प्रणाली के फॉर्म में ये जानी जाती है और यह है सबसे पश्चिम नदी प्रणाली है। यदि भारत के मैप को हम देखेंगे तो इस साइड की सबसे लास्ट रिवर इंडिया की सिंधु ही हमें दिखाई पड़ती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से कुछ नदियों का प्रवाह भारत में और कुछ का प्रवाह भारत और पाकिस्तान दोनों जगह होते हुए हमें दिखाई पड़ता है। यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर के उत्तरी ढलानों में बोखरचू ग्लेशियर से होता है। कहां से? यह आपके सामने कई बार आता है कि कहां से सिंधु नदी दरअसल निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर आपके दिमाग में याद होना चाहिए। यह है काराकोरम, लद्दाख, इसके अधिकांश ग्लेशियरों और जास्कर हिमालय पर्वतमाला के पर्वतीय ढलानों में अपवाहित होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। ये इस नदी का मैपिंग स्ट्रक्चर है, इसको भी जरा आप ध्यान देंगे। 2021 में यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी में सबसे लास्ट में कौन सी नदी जाकर मिलती है, ये बात हमको जानने के लिए पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ JCRBS सीरीज आपने मेरे साथ कई बार पढ़ा होगा। नॉर्थ से साउथ में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी आपको यहां पर दिखाई पड़ती नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में। और ओरिजिन होने के बाद ये किस तरीके से किस किस रीजन में फ्लो इसका बना हुआ है यहां पे हम देख सकते हैं। ये हमारे प्यारे भारत का क्षेत्र है और प्यारे भारत में जो जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। ब्यास नदी को आपने देखा होगा तो ये भारत में ही सतलज नदी में आकर समाहित हो जाती है। इसके बारे में यहां आपने देखा, ये पाकिस्तान, ये चाइना। कुछ नदियां इसके राइट हैंड साइड से आके भी मिलती हैं, जिसमें श्योक, नुब्रा इत्यादि हैं। इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही भारतीय नदियों की। कैलाश पर्वत से निकलकर यह उत्तर पश्चिम की ओर एक संकुचित घाटी में प्रवाहित होती है। तिब्बत, जहां इसको सिंगिखंबन या शेर का मुख
कहा जाता है इस नदी के क्षेत्र को। लद्दाख में यह लद्दाख रेंज और जास्कर श्रेणी के बीच एक लंबे सीधे मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। पहले 480 किलोमीटर की यदि बात करें तो जास्कर रेंज के उत्तरी तट के साथ देश भर में यह बहती है और 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह लेह के नजदीक जास्कर नदी में आकर मिलती है। स्कर्द में श्योक से थोड़ी दूरी पर सिगार नदी सिंधु नदी में आकर मिलती है। गिलगित से एक अन्य महत्वपूर्ण नदी जो पश्चिम से आके सिंधु में मिलती है, मतलब इसके राइट हैंड साइड से आके इसमें ज्वाइन करती है। नीचे की ओर सिंधु एक विशाल सिंकलिनन घाटी के माध्यम से मध्य हिमालय श्रृंखला को पार करती है और तथी यह नदी नंगा पर्वत से होकर गुजरते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और मीठन कोट में जाके ये पाकिस्तान में एंट्री लेती है। ये बात हमारे लिए जरूरी थी। जरा इसके आगे देखते हैं। आज हम लोग इस क्लास में, क्योंकि गंगा नदी के बारे में यदि चर्चा करना शुरू करेंगे तो ये क्लास मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आज इस क्लास को सिंधु नदी के बारे में हमने जो जाना, जो सीखा, कौन कौन से प्रमुख उद्गम स्थल रहे हैं, किन उद्गम स्थलों के बारे में जाना, राइट साइड से आने वाली नदियों के बारे में जाना, इसका उद्गम कहां से हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से कौन कौन सी नदियां आकर इसमें मिल रही हैं, इनके बारे में जाना। और आप मैप को एक बार जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सिंधु नदी एक बहुत बृहद क्षेत्र, पहले उत्तर पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है, फिर धीरे 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 दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें भारत की विभिन्न नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जाकर मिलती हैं। आज के लिए सिंधु नदी के बारे में हम इतनी चीजों को पढ़ेंगे। कल हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास को ज्वाइन कीजिए और मैप में इसको मार्क कीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बनी रहती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू टुमारो।